नमस्ते मैथलीट्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैथलीट वे में। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जितने भी बहुविकल्पीय हैं जो हमारे गत वर्ष आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको हम त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक हैं उनको समझाएंगे। उसके बाद में डायरेक्ट हम, जैसा हम पहले करते हुए आए हैं कि टॉपिक को समझाने के बाद में फिर हम डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लगभग 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने इसमें आपको कराए हैं जो कि केवल त्रिकोणमिति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में उस त्रिकोणमिति के जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट, याद रखना सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये, है ना, जो कि हमारे आंसर में बार बार आते रहते हैं। फिर उनको सॉल्व करके फिर हम आपको जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है उसके ऑब्जेक्टिव, उसका बेसिक और फिर उनके प्रश्न और फिर हमारी ये सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में त्रिकोणमिति की सभी चीजें अपनी कवर करते हुए चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, इन सभी पार्ट्स को देख लेंगे, जितने भी पार्ट्स में ये वीडियो हमारी बनेगी, इसके बाद में आपको कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। त्रिकोणमिति आपकी पूरी तरह से यहाँ पर कवर हो जाएगी। और आशा ये भी करूंगा कि बोर्ड में भी आपके जो प्रश्न आएंगे इनमें से ही आपको बोर्ड में प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतने सारे इकट्ठे कहीं आपको नहीं मिलेंगे जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न हमारे त्रिकोणमिति के हमेशा रहते हैं हमारे पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये हमारा चैप्टर सबको क्या लगता है, बहुत कठिन लगता है ना, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर। तो इसलिए ही इस कठिन चैप्टर से जूझने के लिए, लड़ने के लिए हम तैयार हैं अपनी इस वीडियो में, क्योंकि हम मैथलीट्स हैं, है ना। तो मैथलीट्स कभी भी हार नहीं मानते, अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। और मैथलीट्स के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल जो हमारी लाइन है वो हमको याद रखनी है हमेशा। हमारी वो लाइन इस प्रकार है कि शेरों को है आजादी चाहे जिस पर वार करें, शेरों को है आजादी चाहे जिस पर वार करे, चाहे जिसको चीरे फाड़े, जिसका नरसंहार करे। तो ये लाइन हमें हमेशा याद रखनी है। हमें नरसंहार किसी और का ना करके हमें सब्जेक्ट का नरसंहार करना है ना। यानी हमें उसमें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें। जिसने भी हमारा जो 10th क्लास का बोर्ड का हमने जो पेपर डाला था वो अब तक अगर नहीं देखा हो, 2025 का बोर्ड का पेपर है जिसको मैंने सॉल्व करवाया है, आपको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवाया है। उसकी एक एक छोटी छोटी बारीक बातें बताई हैं। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो सबसे पहले भाई वो वीडियो देख लो, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी आवश्यकता हो। और मैं 12th क्लास का भी इसमें सिलेबस डाल रहा हूँ, तो अगर 12th क्लास के कोई आपके भाई बहन हो उस तक पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं इसके बेसिक के बारे में, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो गई, 90 डिग्री का। तो ये जो कोण है इसका कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि जो समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं के एक एक नाम दे रखे हैं, है ना। क्या नाम दे रखे हैं हम उनको समझेंगे जरा। तो देखो, तो सबसे पहले तो बात करते हैं 90 डिग्री के सामने, जो यहाँ पर 90 डिग्री बनना है ना, उसके सामने वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है इसको जो नाम दिया गया है ये, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं भाई, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दोनों भुजाओं के जो नाम हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम किस कोण से इन भुजाओं को देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल ए से देख रहे हैं तो एंगल ए के लिए इनके नाम अलग होंगे, एंगल ए के लिए इनके नाम अलग होंगे। और अगर हम इस एंगल सी से देख रहे हैं तो उसके लिए इनके नाम अलग होंगे। ठीक है, तो क्या क्या नाम होंगे वो जरा पढ़ लेते हैं। कि अगर हम इस एंगल ए से देख रहे हैं तो एंगल ए, जिस एंगल से हम देखेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कि यहां पर ये जो होगा क्या, लंब जो होगा वो क्या होगा बेटा, यहां पर बीसी होगा। लंब क्या होगा, बीसी।
तथा जो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जिस पर एंगल ए जो बना हुआ है, ये जो भुजा कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, आधार। जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एंगल जिस भुजा पर बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो अब की बार जो आधार होगा वो क्या बन जाएगा, ए बी। लेकिन कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, एसी ही रहेगा। इन दोनों के लिए भी कर्ण हमेशा क्या रहेगा, एसी रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम एंगल सी के लिए देख रहे हैं, तो एंगल सी के जो सामने वाली भुजा है वो क्या बन जाएगी भाई, अब की बार लंब। तो यानी कि जो लंब बनेगी एंगल सी के लिए वो क्या बनेगा भाई, लंब ए बी बनेगा। लंब क्या बन जाएगा, ए बी। और आधार कौन सा रहेगा, तो आधार कौन सा भाई, जिस पर ये कोण बन रहा है। तो कोण किस पर बनना है, बीसी भुजा पर बनना है ना। तो बीसी क्या बन जाएगा, अब की बार आधार बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो समकोण त्रिभुज है वो कोणों के हिसाब से अलग अलग व्यवहार करता है। ठीक है, तो जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इन भुजाओं को निकालने के लिए, लंब, आधार और कर्ण को निकालने के लिए हमें एक प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, नाम सबको पता होगा, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जी थे भाई कोई, है ना, गणितज्ञ। इन्होंने एक प्रमेय दी। इस प्रमेय में इन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो हमेशा बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये जो प्रमेय कहलाई, इस प्रमेय का नाम था पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये पाइथागोरस जी जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने इस प्रमेय की खोज की थी, है ना, उन्होंने इसको इजाद किया था, बनाया था। ठीक है, अब समझो भाई, तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यहां पर इसकी सहायता से हम करते क्या है कि हम कभी भी त्रिकोणमिति में अगर हमें कोई दो भुजाएं दे रखी होती हैं तो हम तीसरी भुजा को इस प्रमेय की सहायता से निकाल लेते हैं। कि अगर हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाकर यहां पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अगर हमें कर्ण और लंब दे रखा है, आधार निकालना है, तो हम इस लंब के स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालने को मिल जाएगी भाई, आधार की वैल्यू निकालने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर हम इनके मानों को निकाल सकते हैं। और जो त्रिकोणमिति में आगे हम प्रयोग करेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इस पाइथागोरस प्रमेय। और अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय से बचना है और पाइथागोरस प्रमेय की कैलकुलेशन से बचना है, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो हमें याद रखने पड़ेंगे, ये ट्रिपलेट्स याद रखने पड़ेंगे। ये सभी क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। ये सभी वो अंक हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। ठीक, जैसे कि पहला जो हमारा ट्रिपलेट्स है, और मैंने जो यहाँ पर ट्रिपलेट्स लिखे हैं, वैसे तो ट्रिपलेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने वही ट्रिपलेट्स लिखे हैं जिनका प्रयोग आपके किस में होगा भाई, 10th क्लास में प्रयोग होने वाला है इनके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो खास कर से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे ट्रिपलेट्स हैं, तो वो ये वाला, दूसरा और तीसरा। इसको तो हमें याद होना ही चाहिए, जिससे हम बहुत सारा समय अपना बचा सकते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करने से। और उसकी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें इन तीनों को तो याद रखना ही चाहिए। तो क्या है ट्रिपलेट्स, 3, 4, 5। तो अगर कोई लंब, आधार और लंब 3 और 4 दे रखें तो उसका कर्ण हमेशा क्या होगा, 5 होगा। और अगर हम चाहें तो इस पाइथागोरस प्रमेय में रखकर इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आधार की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, लंब की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25। और वो बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है कि पहला जो ट्रिपलेट्स है वो है 3, 4, 5, दूसरा है 5, 12, 13, तीसरा है 7, 24, 25। तो कम से कम यहां तक तो हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में है 8, 15, 17, 1, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 3, 2। और अब देखो, जो तुम्हें बहुत कठिन सा ये लग रहा होगा, ये हमारा कम से कम 2 से 3 मिनट बचाएगा जब इस तरह का हमारा प्रश्न आएगा सवाल में। तो अब बहुविकल्पी प्रश्न में एक ऐसा 1 साल में आया हुआ प्रश्न है जो कि मैंने इसको अपनी इस सीरीज में रखा भी है, तो हम आपको कराएंगे। तो आप देखेंगे कि हमने कितनी बड़ी कैलकुलेशन, कम से कम आधे पेज की कैलकुलेशन को बचाकर हमने 10 सेकंड में हमने उस सवाल का आंसर लिख दिया। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में समय बचाने के लिए, जिससे कि हम अपने समय का प्रयोग अपने जो थ्योरी वाले सवाल हैं उनमें अपना कर सकें, इसके लिए
हमें इन ट्रिपलेट्स की बहुत बहुत मदद होने वाली है, क्योंकि हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या हमारे पेपर में 10th क्लास की बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न रहते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से हमें इनको याद रखना है कि अगर आधार और लंब, एक बात याद रखना कि आधार और लंब ये चेंज होते रहेंगे, कि हो सकता है 3 लंब हो और 4 आधार हो, लेकिन कर्ण हमारा ये सेम रहेगा। ठीक, तो ये वाला जो हमारा है, ये एक सवाल भी है, हम आपको कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2ab अगर आधार दे रखा है, लंब हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो उसका कर्ण हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हमें याद रखना है। हम इसको याद कैसे रख पाएंगे, तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, हालांकि उसके स्क्वायर में यहाँ माइनस नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उससे याद रख सकते हैं। कैसे, कि अगर एक, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, सब छोटी वैल्यू कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2ab, क्योंकि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्ण हमारा सबसे बड़ा होगा। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि इसकी याद करने का तरीका क्या है, कि अगर 2ab दे रखा है तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बड़ी वैल्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोटी वैल्यू है, तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि 1 प्लस ए स्क्वायर कर्ण होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर लंब होगा, और या फिर आधार होगा, और ऐसे ही 2a क्या हो जाएगा, लंब या आधार होगा। ठीक है, तो हम इन ट्रिपलेट्स का आगे आने वाले सवाल में हम प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे, और आप इसको नोट जरूर कर लेना, या अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं इसका ट्रिपलेट्स का, जिससे कि आपको जब सवाल हम कराएंगे बहुविकल्पी तो उन्हें करने में आसानी होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने त्रिकोणमिति के अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं और क्यों इनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है कि मतलब 3 कोणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है ना। तो 3 कोण ही चल रहे हैं, एक कोण तो फिक्स कर दिया उन्होंने कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, बाकी के दोनों हमारे कैसे होंगे, जो भी हमें दे रखा होगा 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात उनको क्यों बोलते हैं, तो वो समझिए। तो हुआ क्या कि इन इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास में क्या था, 3 भुजाएं थी। कौन कौन सी, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, और मैंने इनको अभी एंगल ए के नजरिए से देखते हुए इनको नाम दे दे रहा हूं मैं, है ना। क्या क्या नाम होगा भी हमारे, तो ए बी का जो नाम है वो हमारा क्या है भाई, आधार। ये क्या हो गया भाई, लंब। और हमने तो बताया था कि 90 डिग्री जहां पर बनता है उसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है वो क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। और इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ये जो एंगल है इसको क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो इस थीटा को देखते हुए ये इसके सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, जिस पर ये थीटा बना हुआ है वो क्या हो गया, आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, हमारी कर्ण हो गई। तो हम इन भुजाओं को अनुपात के रूप में लिख सकते थे, है ना। तो हमने इन्हें अनुपात के रूप में लिखा। अनुपात के रूप में कितने लिख सकते थे भाई बताओ। तो पहला जो हम इसको अनुपात के रूप में लिख सकते थे, तो पहला अनुपात हमारा क्या बनता, पहला अनुपात बनता भाई हमारा लंब बटे कर्ण, या जो भी मानो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लंब बटे कर्ण। तो एक मैंने अनुपात क्या लिख लिया, लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण के बाद में तो इसका अपोजिट भी बन जाएगा भाई, कर्ण बटे लंब। ठीक, इसके बाद में अगला अनुपात हम ले रहे हैं क्या, लंब बटे आधार ले रहे हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया भाई। इसके बाद में अगर ये बन गया तो इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, आधार बटे लंब। ठीक है, इसके बाद में अब हमारा कौन सा अनुपात रह गया भाई, अब हमारा रहेगा आधार बटे कर्ण रह गया, आधार बटे कर्ण। और इसके बाद अब हम कौन सा ले रहे हैं, इसका अपोजिट ले रहे हैं, यानी इसका व्युत्क्रम, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात लिख लिए गए। अब इन अनुपातों को बार बार इस तरह से ना पढ़ना पड़े, इसलिए इन प्रत्येक अनुपातों के कोई ना कोई नाम दे दिए गए। जैसे लंब बटे कर्ण को नाम दिया गया भाई साइन थीटा। थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इस थीटा एंगल के नजरिए से इस पूरे त्रिभुज को देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया भाई, साइन थीटा।
जो हमारा अब इसका अपोजिट हुआ उसको जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया हमारा साइन के बाद में हमने इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा। फिर लंब बटे आधार आया, इसको नाम दिया गया टेन थीटा। फिर इसका अपोजिट आया यानी कि इसका व्युत्क्रम आया कि आधार ऊपर पहुंच के लंब नीचे आ गया तो उसको नाम दे दिया कॉट थीटा। फिर आधार बटे कर्ण आया और आधार बटे कर्ण को क्या नाम दे दिया भाई कॉस थीटा। और जो कॉस थीटा का अपोजिट यानी कि व्युत्क्रम था उसको क्या नाम दे दिया सेक थीटा। अब कोई अगर आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति के 6 ही अनुपात क्यों होते हैं, तो क्योंकि हमारी इनकी 3 भुजाएं थी और 3 भुजाओं को 6 अनुपातों के रूप में ही लिखा जा सकता है। सातवां कोई भी अनुपात नहीं बनेगा, ना ही 5 अनुपात बनेंगे, क्योंकि टोटल कितने अनुपात बनने वाले हैं 6 अनुपात बनने वाले हैं। क्योंकि प्रत्येक दो भुजाओं के अनुपात को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे कितने अनुपात बन गए, ये 6 अनुपात बन गए। और इसीलिए त्रिकोणमिति केवल कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, जिनके नाम अभी अभी हमने देख लिए, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, यहां तक की बात हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, जब हमने ध्यान दिया कि जो साइन थीटा जो लिखा हुआ था लंब बटे कर्ण, तो वो क्या था भाई, वो और कॉसेक कॉसेक थीटा, देखो इन दोनों में एक समानता थी, क्या कि अगर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो रहा है साइन थीटा। तो इसीलिए, क्योंकि अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 कर्ण बटे लंब, तो लंब कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन थीटा था वो कोसेक थीटा का क्या था व्युत्क्रम था, यानी कि मैं साइन थीटा बराबर लिख सकता हूं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, अब आगे की बात समझिए कि कोसेक थीटा की बात आ जाती है, तो जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा भाई 1 साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा किसके बराबर होगा 1 साइन थीटा। ठीक, फिर यहां पर देखो टेन थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा बताओ किसके अपोजिट बिल्कुल चल रहा है, किसका व्युत्क्रम चल रहा है, तो वो कॉट का चल रहा है, इसीलिए टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा। ठीक है, और आधार बटे लंब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 टेन थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ 1 सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम यहां पर देख पा रहे हैं कि साइन और कॉस कोसेक आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, यहां पर एक चीज और पकड़ी गई, क्या पकड़ा गया भाई, कि अगर मैं यहां पर क्या कर दूं साइन थीटा और कॉस थीटा को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दूं, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया लंब बटे कर्ण, पूरे के बटे में कितना कर्ण बटे लंब, यानी कि मैं यहां पर अगर बटे का चिन्ह लगा दूं एक, तो हम देखेंगे कि यहां पर एक चीज और देखी गई, क्या देखा गया भाई, यहां पर यह देखा गया कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, और अगर उसके बटे में क्या कर दिया जाए आधार बटे कर्ण, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा क्या लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। इसीलिए टेन थीटा का एक फॉर्मूला और बन गया साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें पता चल गया पहले ही क्या, कि जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का क्या है व्युत्क्रम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेन की वैल्यू साइन बटे कॉस है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक इन सभी के फॉर्मूले यहां पर देख लिए, और हमने ये भी पढ़ दिया कि इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे आगे प्रश्नों में काम आने वाले हैं वो है इन अनुपातों के, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि अनुपात जो है वो अकेला इसका कोई भी मान है ही नहीं, है ना, अकेली इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है इसके तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है इनकी अकेली कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू कब बढ़ती है, जब इनके साथ में क्या लगा होता है एंगल लगा होता है, थीटा लगा होता है ना। तो हम यहाँ पर जो टेंथ क्लास में अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों की
मान पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब टेबल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम टेबल में क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन के। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ, है ना। तो उसमें हमें करना क्या है, केवल एक वैल्यू को हमें याद रखना है। हमें किसकी वैल्यू को याद रखना है, हमें याद रखना है साइन की वैल्यू को। तो साइन के मान को अगर हम याद रखेंगे तो देखो साइन 0 जो होता है उसका मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, है ना। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इन मानों को सिद्ध करके दिखाओ तो मैं इन्हें सिद्ध करके भी दिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस बेसिक से चलेंगे कि हम हर चीज को सिद्ध करते हुए चलेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी अलग से एक वीडियो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यही क्यों होते हैं इनको सिद्ध करके भी मैं आपको दिखा सकता हूं, और साथ में पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध करके दिखा सकते हैं, है ना। तो लेकिन फिलहाल की हमारी जो बात है उस पर हम चलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इस टेबल को याद नहीं करना है, टेबल को रटना नहीं है, टेबल को बनाना सीखना है। और फिर बाद में जब हम अपने सवालों में जब उनकी वैल्यू को रखते जाएंगे तो हमें अपने आप ही उसके मान याद होते जाएंगे, है ना। और याद रखना इनका बहुत ज्यादा रोल रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कि जब हम साइन की वैल्यू अगर हमें ऊपर वाली लाइन याद है उसके बाद में अब हम इनके पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आपने साइन की वैल्यू लिख दी, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, फिर क्या करना है, कॉस की वैल्यू लिखने के लिए 1 से शुरुआत कर देनी है। कॉस 0 की वैल्यू 1 लिख देंगे हम, है ना। एक थोड़ा सही से बनाते हैं, तो 1 लिख देंगे कॉस 0 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू, जब जो इस 60 की वैल्यू है वो वाली लिख देंगे, यानी कि पीछे शुरू करना है भी उस वाली वैल्यू को, पीछे शुरू कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 1/√2 ही आएगा, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएंगे और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में समझो क्या, टेन की वैल्यू। तो टेन के लिए मैंने अभी भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या, साइन थीटा बटी में कॉस थीटा। तो हम इसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई कि साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दे रहा हूं। तो अगर 0 को 1 से भाग दी जाएगी, अब 0 को किसी से भी भाग दे दो, मान हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है भाई। तो मान इसका क्या रहने वाला, 0। इसके बाद में अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग दे दिया है तो देखो यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएंगे और बचेगा क्या, 1/√3। तो इसलिए इसका जो मान होता है tan 30 का वो होता है 1/√3। tan 45 की बात करते हैं तो साइन 45 को cos 45 से भाग करेंगे, 1/√2, यानी कि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1। 60 की बात करते हैं तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा कि केवल √3 बचेगा। तो इसलिए tan 60 का मान होता है √3। और जैसे ही 1 को जब भाग देंगे 0 से, तो 0 से किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है भाई, अपरिभाषित। तो मैं ये लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अपरिभाषित, है ना। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, इनफाइनाइट से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अब कॉट की वैल्यू लिखने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि tan की वैल्यू को पीछे से लिखना है, यहां पर शुरू कर दो। तो देखो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम, अपरिभाषित, ठीक है। और इसको हम किससे दर्शाते हैं, इनफाइनाइट से, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ क्या आएगा, √3 यहां पर आ जाएंगे, ये √3 आ गए, यहां पर ये 1 ही रहेगा, यहां पर ये 1/√3 आ जाएंगे, और कॉट 90 की वैल्यू इधर जाके क्या पहुंच जाएगी, 0 पहुंच जाएगी। इसको और अगर किसी दूसरे तरीके से लिखना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला मान किसका है, cosec का। तो cosec के लिए हमें पता था, जो cosec की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो sin की वैल्यू का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, sin की वैल्यू का व्युत्क्रम कर दो। तो देखो अगर 1/0 करेंगे, है ना, 1/0 करेंगे, व्युत्क्रम का मतलब यही तो होता है, साइन की जो वैल्यू उसको 1 के अपॉन में ले जाओ। तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा, अपरिभाषित, ठीक है। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो क्या मिलता है, अपरिभाषित, ठीक है। उसके बाद में अगर हम साइन की वैल्यू इसको इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो चीज ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगी, नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, 2। इसका मान कितना होता है, 2।
ऐसे जब यहाँ पर करेंगे कोसेक के लिए वैल्यू इसका मान, तो अंडर रूट 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर, और नीचे 1 आ जाएगा, तो केवल क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2। और अगर इसका करेंगे तो देखो 2 ऊपर पहुंचेंगे, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएंगे, तो इसका मान हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है। अब अगले इस बार आते हैं। अगला क्या है कि जो बन लिखा हुआ है, अगर हम बन का व्युत्क्रम करेंगे तो बन का व्युत्क्रम तो वही बन ही रहेगा, है ना, इसके लिए तो कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं किसकी, सेक की वैल्यू पर। अब सेक हमें पता है किसका व्युत्क्रम होता है बेटा, कॉस का, यानी कि अब कॉस की वैल्यू को पलट दो, तो कॉस की वैल्यू 1/1 का वही मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कॉस की इस वैल्यू को पलटोगे तो जो चीज नीचे है वो ऊपर पहुंचेगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो ये यहाँ पर वैल्यू आएगी 2/√3। ऐसे ही कॉस के जब इस मान पर आएंगे तो अंडर रूट 3 नीचे है, 1 ऊपर है, तो ये हमारा कब पहुंच जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए केवल क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 2। एक तरीका और भी था, अगर हम कॉसेक की वैल्यू को पीछे से लिखना शुरू कर देते तो सेक की वैल्यू बन जाती। देखो यहाँ पर 1 आ रहा था, यहाँ पर 2/√3 आ रहे थे, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अब क्या पहुंचेगा, अपरिभाषित। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, अपरिभाषित। ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात थे उनके 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनके क्या क्या मान होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और हमने एक टेबल बनाना सीख ली, जिसको अब हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इसको 1-2 बार बनाकर देख लेंगे तो हमें आसानी से ये टेबल बनानी आ जाएगी, और बाद में जब हम लगातार सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इस टेबल को भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें मान याद हो जाएंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो देखो, त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमीकाएं होती हैं, है ना, जो हमारे सिलेबस में कितनी सर्वसमीकाएं हैं, 3 ही सर्वसमीकाएं होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली जो सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। दूसरी जो सर्वसमीका होती है वो कौन सी होती है भाई, दूसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये हमारी 3 सर्वसमीकाएं हैं। तो जब हम अपनी 8.4 एक्सरसाइज करते हैं अपने इस बुक में, है ना, जो हमारे मैथ का चैप्टर है, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति, उसकी जब चौथी एक्सरसाइज, यानी कि जो अब नई वाली बुक में 8.3 हो गई है, उस एक्सरसाइज को जो सब सॉल्व करते हैं, तो हमें इन सर्वसमीकाओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम इन 3 सर्वसमीकाओं से 6 फॉर्मूले बनाकर उनका ही उसमें यूज करते हैं। हमें याद रखने की केवल जरूरत क्या है, इन तीनों सर्वसमीकाओं को। उसके बाद में हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। तो प्रयोग करने का मतलब क्या है, जब हम पहली सर्वसमीका की बात करते हैं तो इसके 2 और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पहला जो तरीका रहेगा इसका, वो क्या रहेगा कि मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम वो सवाल करेंगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां हमें इस तरह की कुछ जरूरत होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है। इसी प्रकार से हम नंबर बी, इसको और क्या तरीके से यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अब की बार कौन सी चीज उधर जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो इससे आगे इसी प्रकार से हम इस वाली सर्वसमीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, कहीं पर अगर प्रयोग की जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर और कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि जो 1 लिखा है उसका हम मान निकाल सकते हैं। 1 का मान कैसे निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर इसी तरह से अब हम इसको भी 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, नंबर पहला तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम ऊपर वाली की तरह कि हम यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। और या फिर हम 1 की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। और हमें याद होगी अपनी 8.3 एक्सरसाइज नई वाली बुक की और पुरानी बुक से 8.4 एक्सरसाइज, जिसमें एक सवाल था, हमसे कहा गया था उसमें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके निम्न सवाल को हल कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने जो अभी मैंने इससे पहले आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने त्रिकोणमिति के जो बेसिक चीज है क्या, समकोण त्रिभुज, उससे जुड़ी हुई एक प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा। और साथ में हमने बहुविकल्पीय को प्रश्नों को करने के लिए जो ट्रिपलेट्स पढ़े थे साइड में, है ना। फिर हमने अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ा और उनके त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उनके मानों को पढ़ा। और फिर अब हमने लास्ट में अपनी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं पढ़ ली। तो अब इन सभी की सहायता से अब हम यहाँ पर कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, है ना, जिसमें कि हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो मैंने यहाँ पर अपने ये 14 बहुविकल्पी प्रश्न लिख रखे हैं, है ना। और आप एक बात याद रखना कि आपको भी साथ के साथ हमें क्या करने हैं, इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप भी पेन कॉपी लेकर ही बैठना और इनको साथ के साथ सॉल्व करना मेरे साथ। और हम अपने जो भी हमने अभी ट्रिपलेट्स लिखवाए थे, जो भी फॉर्मूले लिखवाए थे, उन सभी का प्रयोग करते हुए सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि हम कम से कम समय में इनको करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर अगर नहीं हो पाएंगे तो हम इनको थोड़ा सा लॉन्ग टाइप से सॉल्व करेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इनको सॉल्व करें, ठीक है। तो जरा देखो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/5, साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। अब देखो हमने यहाँ पर ट्रिपलेट पढ़ाए थे हमने तुम्हें, है ना। तो ट्रिपलेट में जो हमने लिखवाया था, हमने क्या लिखवाया था भाई, 3, 4 और 5, ये हमको याद रखना था। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। तो 3 हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, 3 लंब हो गया, 5 क्या है भाई, कर्ण है, ये कर्ण है। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमसे पूछ कर रहे हैं, हमसे पूछा है भाई कॉस ए का मान बताओ। तो कॉस ए का मान बताओ क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4/5। बताओ भाई, आई कोई दिक्कत है इसमें। तो देख लो ट्रिपलेट्स का कितना प्रयोग है, उनके प्रयोग से हम किसी भी प्रश्न को कितने आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले आप जब करते होंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप पहले वैल्यू निकालते होंगे, लेकिन हमारे ट्रिपलेट्स ने इनको बहुत ज्यादा आसान बना दिया, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या भाई, ये नंबर पहले का था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 2 tan स्क्वायर 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या पढ़ाए थे भाई, इनकी वैल्यू पढ़ाई थी, tan 30 का मान, है ना। तो याद करो, उस सारणी को याद जरूर करना है और आप भी पेन कॉपी लेकर साथ के साथ दिखते जाइए, है ना। तो क्या बताया था भाई, tan 30 का मान, tan 30 का मान बताया था आपको 1/√3। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 tan स्क्वायर, अब 30 की जो वैल्यू है तो मैं यहां पर अब देखो यहां पर क्या लग रहा है, 2 tan स्क्वायर 30 और tan 30 का मान 1/√3। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 गुणा में 1/√3 का स्क्वायर, बटे बताओ क्या चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 और प्लस में tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। अब जरा बता दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, नीचे बताओ भाई 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और बटे में √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो जरा बताओ यहाँ से ये क्या हो गया, ऊपर तो 2/3 हो गए, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बताओ क्या आएगा, 3 एकम 3 भाई, एलसीएम कितना आएगा 3 ही तो आएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 3, 3 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब देख लो यहाँ से क्या हुआ भाई, 3 से ये क्या कट गए 3, हमें मिला कितना 2/4, और 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ गया मान 1/2। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो आसान तरीका था, जहां सॉल्व करने की जरूरत है वहां तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है बोलो, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर कितना है √3, तो हमसे कह रहे हैं थीटा का मान बताओ। तो ठीक है भाई, यहां से जरा देखना 2 sin 2 थीटा, अब जरा बताओ 2 sin 2 थीटा का मतलब जो 2 है वो कहां पहुंच जाएंगे, नीचे बटे में पहुंच जाएंगे। तो जरा देखना भाई यहाँ से sin 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 और बटे में 2, मतलब ये तो हुआ। अब जरा देखो ध्यान से क्या कि sin 2 थीटा, हम ध्यान करेंगे कि
साइन की किस वैल्यू का मान अंडर रूट 3/2 होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो इसी प्रकार से दे रखे हैं। तो हमें ध्यान आया कि भाई साइन की वैल्यू 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 तो बटे 2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया अंडर रूट 3/2 की क्या लिख दिया भाई साइन 60 लिख दिया। अब जरा बताओ साइन की जगह क्या लिखा है साइन, साइन से साइन कटता नहीं है, क्या हो जाती है तुलना हो जाती है। साइन की जगह क्या लिखा है साइन, और 2 थीटा की जगह कितना है बताओ 60। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 थीटा बराबर 60। 2 बटे में जाएंगे, 2 से कट जाएगा कितनी बार 30 बार। तो देखो हमारा ये ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, ठीक आ रही है समझ में सबके, है ना। तो अगला प्रश्न करते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको निशान लगा दें, है ना। नंबर 4, चौथा प्रश्न क्या दे रखा है sec थीटा बराबर 2। अब देखो इसको तो हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने अभी टेबल बनाई थी, टेबल हमने सभी वैल्यू लिखी थी। तो हमने आपको बताया था कि अगर या तो sec की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, अगर sec की नहीं याद हो तो sec का व्युत्क्रम क्या होता है cos, cos का मान क्या होता है, cos का मान होता है 1/2, यानी कि cos का मान हम 1/2 चेक करेंगे, sec का मान कितना कर रहे हैं 2 चेक कर रहे हैं। तो जरा बताओ cos में 1/2 मान किसका होता है, तो cos में कितने का होता है बेटा 60 डिग्री का, है ना 60 डिग्री का। क्योंकि जब cos 60 की वैल्यू जब पलटी जाएगी तो 2 को 1/2 को जब हम पलट देंगे तो ऊपर क्या पहुंचेगा 2, वरना टेबल में डायरेक्ट हमें याद रखना है कि sec में जो 2 मान होता है वो कितने कितने का होता है भाई 60 डिग्री का। ठीक है, अब देख लो साइन थीटा बराबर 5/13, तो फिर से हमें ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रिपलेट हमने जो पढ़ाए थे कौन सा भाई ट्रिपलेट बताओ, ट्रिपलेट एक था 5, 12, 13, याद आया भाई 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट पढ़ाया था। अब देख लो ये क्या है भाई हमारा लंब है, ये क्या है आधार है, और ये क्या है कर्ण है ना। ये अपने इसके हिसाब से देख लो, ये लंब है, ये कितना है कर्ण है, और वो आधार है ना। अब देखो तो हमें क्या चाहिए इसका मान cos थीटा का, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू बताओ कितनी है 12, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 12/13। ठीक है, अब एक बार बताना जरूर क्या पहले जब तुम सॉल्व करते थे तो इतनी ही फास्ट तरीके से सॉल्व करते थे इनको, नहीं हमें क्या करना पड़ता था, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती थी, लेकिन इसकी सहायता से अब हम बहुत फास्ट अपने सवालों को कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो हम कह रहे हैं sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जरा बताओ cos स्क्वायर थीटा, नंबर 6 सवाल हमारा, है ना। cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, हमसे किसकी वैल्यू पूछी है साइन स्क्वायर थीटा की। तो याद करो सर्वसमिका, जब सर्वसमिका मैंने पढ़ाई थी तो पहली सर्वसमिका जो लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। और उसमें जब हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकाली तो क्या आई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा का दे रखा है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। तो अब देख लो भाई एक में से जब आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा है, y बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो हमसे कह रहे हैं x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो इनकी दोनों की वैल्यू, हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू देखेंगे पहले। तो देखो पहले यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर, तो बताओ x का मान कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू कितनी है बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। तो जरा बता दो भाई, तो x प्लस वाई बराबर, अगर मैं इन दोनों जगह से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। और ये तो हमारा क्या है सर्वसमिका है, जो पहली सर्वसमिका हमने लिखवाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 गुणा में इसकी जगह तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस में क्या लिखा है 1 लिखा है, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा 3। 3 भाई कहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलो इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 2ab बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमसे कह रहे हैं कि cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए भी भाई आपको याद होगा मैंने एक सर्वसमिका लिखवाई थी, सर्वसमिका मैंने एक ट्रिपलेट लिखवाया था। ट्रिपलेट क्या लिखवाया था, देखो ट्रिपलेट लिखवाया था कि 2ab
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देख लो यहां से, तो यहां पर tan की वैल्यू दे रखी है, ये क्या था भाई, लंब था, ये क्या था, आधार था, तो ये क्या था, कर्ण था, है ना। ट्रिपलेट याद है भाई, तो ट्रिपलेट तुम्हें आपको याद करने पड़ेंगे तभी भाई कर पाओगे सवालों को। तो देखो, क्योंकि फिर आसान तरीके से हम कर पाएंगे, वरना देखो हमें यहाँ पर तो बहुत झंझट करना पड़ेगा। ये इतनी जो वैल्यू दे रखी है, इसको जब हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे लंब बटे आधार मानकर, तो हमारा सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखना यहाँ से बिल्कुल मिनटों में आंसर आने वाला है ना, सेकंडों में, मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो यहाँ पर देखो 2ab लंब है, ये क्या है, आधार है। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछे किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, तो cos थीटा का मान क्या होता है बताओ। तो यहाँ पर भी हम देख ले रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। तो देखो लंब और बटे में आधार, cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देख लो इतने बड़े, अब अगर इसी प्रश्न को मैं हल करूं किससे, पाइथागोरस प्रमेय को, तो अभी यहाँ पर इतने से लेकर इतनी पूरी जगह भर जाएगी इसको हल करने में, है ना। और हमने यहाँ पर केवल एक ही लाइन में यहाँ पर इसका आंसर लाके रख दिया। तो ये पावर है किसकी, ट्रिपलेट्स की, है ना। ठीक है, अगला सवाल, 5 cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो नंबर 9, ये वाला कौन सा था भाई, 8वां। नंबर 9, 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 लिख देना है भाई। cos स्क्वायर 60, बताओ cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान अभी लिखवाया था कितना, 1/2। तो cos स्क्वायर 60 का कितना हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो भाई। तो 5 गुणा में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 5/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला, यदि कोसेक बराबर सेक, ठीक है, तो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तब भी आपको हमारा, हम यहां से निकाल सकते हैं अपना कौन सा एंगल ए का मान। लेकिन इसको भी समझ लो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि 0 डिग्री, जो जो ए है वो 0 डिग्री से कैसा है, बड़ा है, और 90 से कैसा है, छोटा है। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। अब देख लो, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये 120 दे रखा है और हमसे कह रहे हैं 90 से वैल्यू कैसी होनी चाहिए, छोटी। ठीक है, दूसरी बात, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि कौसेके और सेके दोनों के मान कहां पर बराबर होते हैं। तो जब टेबल को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें एक ही एंगल ऐसा है जहां पर ये दोनों के मान बराबर है, वो है 45 डिग्री। क्योंकि कौसेक 45 का मान भी कितना होता है, √2, और सेक 45 का मान भी कितना होता है, √2। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, नंबर 13, 13वां प्रश्न है कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। अब देखो इस वाले प्रश्न को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि नंबर 13वां जो प्रश्न है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका हर का जैसे हम परिमेयकरण करते थे, है ना, सेम ऐसे ही यहाँ पर काम करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे कि नीचे वाला जो 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका हम चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदलेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर नीचे इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तभी हमारा आंसर इसमें आ पाएगा। वैसे तो अब यहाँ से हमारे देखो जो ऊपर आने वाला है वो आने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा इनमें से केवल कौन से ऑप्शन में है, एक बी में है और एक सी में है। तो यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर ही गलत हो गया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इतने लिखते ही हम आंसर लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखो, नीचे जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस भाई ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या बनता है, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से हमने सर्वसम्मका में क्या पढ़ा था, ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन ऊपर है, एक दो साइन नीचे है, तो उससे ये कट जाएंगे, तो एक साइन बचेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, इसका ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा। तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, हम हल कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखो ऊपर तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे बताओ क्या आएगा, नीचे आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। और अब हम जानते हैं क्या कि ऊपर तो साइन थीटा है, साथ में 1 माइनस कॉस थीटा है, लेकिन नीचे क्या मिल रहा है हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बनता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। और देख लो, एक साइन से एक साइन की घात हट जाएगी यानी कट जाएगी, तो बचेगी क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, जिसको हमने आंसर पहले से ही बता रखा था। ठीक है, तो वही आंसर हमारे यहाँ पर हल करके आ गया। अपना अंतिम प्रश्न करते हैं जो हमारे बोर्ड पर लिखे हैं उनमें से। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, है ना। तो जरा देखना, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी यहाँ पर सर्वसम्मका भी बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो मैंने क्या करा कि इस 9 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया।
तो जैसे ही मैंने 9 को कॉमन लिया तो बताओ क्या बना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसको जैसे ही हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि मैंने जब एक तीसरी सबसम का लिखवाई, दूसरी सबसम का लिखवाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो उसमें टेन एक की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकली थी बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो थी भाई, है ना। अब जो देख लो थीटा की जगह यहाँ पर ए लिखा हुआ है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो एक होते ही ये आंसर कितना आ गया, 9। तो हमारा इसका भी ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन ठीक हो जाए। अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो हमें प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है तीन, यदि 3 cot a बराबर 4 दे रखा है तो हमसे कह रहे हैं sec a का मान क्या होगा। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि sec a का कौन सा मान है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा भाई, सॉल्यूशन शुरू करा, सवाल नंबर किसका, 15 का। देखो यहाँ पर जो दे रखा है 3 cot a बराबर 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 3 cot a बराबर कितना है, 4। अब यहाँ से समझो भाई, जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो बताओ cot a का मान क्या बचेगा, 4/3। तो यहाँ से हम लिख दे रहे हैं cot a बराबर 4/3, ठीक है। अब 4/3 दे रखा है cot a का मान। तो अब बताओ कि हमने तुम्हें ट्रिपलेट्स बताए थे, ट्रिपलेट्स क्या थे भाई, 3 4 5 ये तो थे। अब जरा बताना कि cot का फॉर्मूला क्या होता है पहले। तो हमने कभी देखो cot का तो एकदम से याद नहीं आएगा, तुमने अभी लिखवाया था किसका, tan का फॉर्मूला। तो tan का फॉर्मूला बता दो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अगर tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार है तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटे आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया लंब, है ना। अब देखो ये आधार है ये लंब है, तो हमें पता है ट्रिपलेट हमारा होता है 3 4 5। तो अगर ये आधार है ये लंब है तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बतानी किसकी वैल्यू है, सेक ए का मान। तो बताओ सेक ए का यहाँ से मान क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भाई सेक का, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब देखो कर्ण की वैल्यू हमने अभी क्या बताई थी, 3 4 5, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू पर कितनी दे रखी है, 4। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा 5/4। तो आप देख रहे होंगे भाई कि कितनी हमने आसानी से बिना पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट्स की सहायता से इसको हल कर लिया, है ना। ठीक है, अगला देखो भाई 16वां प्रश्न। 16वां क्या कह रहे हैं कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा है और जो थीटा है वो हमारा क्या है, 0 से 90 के बीच में है, तो हमें बताओ कि थीटा क्या होगा। तो बताओ भाई कॉस थीटा और साइन थीटा, तो हमें फिर से जो हमने एक सवाल करा था याद होगा, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखो सेक और कोसेक कितने पर बराबर थे, दोनों 45 डिग्री पर। ऐसे ही साइन और कॉस केवल एक ही ऐसा एंगल होता है 0 से 90 के बीच में जिस पर ये बराबर होते हैं। कौन सा होता है बेटा, वो 45 डिग्री, है ना। क्योंकि साइन 45 का मान कितना होता है बताओ, 1/√2, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 45 डिग्री, इसका सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न, नंबर 17। नंबर 17 क्या बेटा, tan थीटा बराबर दे रखा है 4/5। तो हमसे कह रहे हैं 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और इसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा एक, कि जो हमने अब तक ट्रिपलेट्स पढ़े थे उसमें 3 4 5 दे रखा होता था, लेकिन वहां पर क्या था, 3 और 4 दोनों क्या थे, आधार और लंब थे, और कर्ण क्या था उनका 5। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी बात चेंज है ना, इसको हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/5। अब 4/5 tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब की बार ये 5 जो है वो कर्ण नहीं है। अब ये अगर कर्ण नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, फिर हमारे ट्रिपलेट्स काम नहीं आएंगे। तो इस सवाल में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे नंबर 17 के लिए 17, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको भी चीजें समझ में आ जाए और साथ में हमारा सवाल भी जल्दी हल हो जाए। क्योंकि हमारे पास में पेपर में जितना टाइम हमें चाहिए इस जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स का यूज करेंगे, जिससे कि जब लेंथी क्वेश्चन आए तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सके, कोई जल्दीबाजी ना रहे। ठीक है भाई, तो देखो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है यहाँ पर 4/5। अब देखो tan का फॉर्मूला होता क्या है, tan का फॉर्मूला होता है लंब और बटे में आधार। यानी कि हमको साफ साफ समझ में आ गया भाई कि लंब और आधार दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण, कर्ण बराबर, बताओ हमने आपको क्या बताया था भाई, पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखवाया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर अभी पाइथागोरस प्रमेय को कॉपी पे लिखेंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिखेगा। तो वहां से अगर कर्ण से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या लग जाएंगे बेटा, अंडर रूट लग जाएगा, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होगा बताओ, रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर।
तो ये हमारे यहाँ पर स्क्वायर लग गए। अब जरा बता दो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई। तो कर्ण का जो मान आया यहाँ से वो हमारा क्या आ गया बताओ। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 16 और प्लस में 25। तो बताओ भाई इनको जोड़ देते हैं। 25 और 16, 25 और 6 31, 31 और 10 41, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 41 आ गई अंडर रूट में। अब देखो हमें दो चीजें बतानी है, क्योंकि ऊपर और नीचे चिन्ह का परिवर्तन है, बाकी चीजें साइन और कॉस दोनों दे रखे हैं ना। तो बताओ भाई साइन का क्या होता है फॉर्मूला साइन का। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या हम लगा देंगे वैल्यू डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर लगा देंगे। और कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो वहां पर भी हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। तो जो मान हमें ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। हमें किसका याद करना है मान 5 साइन थीटा, या इसको भी मत लिखो, थोड़ा सा टाइम और बचाते हैं हम, है ना, टाइम और जगह और बच जाएगी। क्या हम डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं, देखो 5 लिखे हैं तो 5 लिख दो। साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होती है। साइन थीटा की होती है लंब बटे कर्ण। हमने कहा लंब बटे कर्ण है, ठीक है भाई, लंब की वैल्यू कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 41, ठीक है। प्लस माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का भी मान क्या होता है बताओ। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू अंडर रूट में, कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 41। नीचे बताओ भाई बोलो। तो यहां से हमें क्या देखेगा 5, फिर वही सेम चीज लिख देते हैं हम, बस चिन्ह का हमें परिवर्तन करना है, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे और बाकी चीजें सेम, ठीक है, बराबर में। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह भाई एलसीएम कितना आएगा 41 अंडर रूट में 41 आएगा, है ना, तो उसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा भाई हमारा अंडर रूट में 41, ये ऊपर का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा भाई 41, ये है 5 चौक ऊपर कितने भाई 20, 5 चौक 20 और 2 पंजे 10, है ना, तो माइनस के कितने हो गए 10। नीचे बताओ भाई, नीचे भाई अंडर रूट 41 एलसीएम, और ऊपर बताओ क्या बचा 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। अब देख लो अंडर रूट 41 से अंडर रूट 41 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, तो यहाँ पर बचेंगे भाई हमारे 20 में से 10 गए, ऊपर 10 बचे, नीचे वाली चीज ये कैंसिल हो गई, 20 और 10 कितने हो गए 40 हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना, और ऊपर 10 और नीचे 40, नीचे 30 सॉरी 40, ऊपर 10 बचेंगे, नीचे भी क्या होगा 20 और 10 30 हो गए, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाले कट गए। अब इनको काटने के बाद में अब हम क्या करेंगे भाई, देखो 20 से 10 घटाएंगे तो 10 बचेंगे, नीचे बताओ 20 और 10 कितने हो गए 30 हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/3। तो हम देख लेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। चलो अब आगे देखो अगला प्रश्न, जो कि हमें बहुत कठिन दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। क्या है भाई बताओ, एक लाइन में देखो खत्म हो जाएगा अभी, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कम आएंगी हमारी सर्वसमका, जो मैंने आपको सर्वसमका लिखवाई थी। तो मैंने सर्वसमका भाई कौन सी लिखवाई थी, मैंने आपको लिखवाया था कि 3 सर्वसमका लिखवाई थी। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी क्या लिखवाई थी भाई 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सॉरी 1, दूसरी क्या लिखवाई थी भाई, दूसरी सम कब लिखवाई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको भी साथ के साथ बोलना है भाई, है ना, और आपको बात याद रखनी है कि एक कॉपी और रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठे, जिससे कि साथ के साथ इन सवालों को सॉल्व भी करते जाए, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ पर तो तीसरी सर्वसम का काम आ रही है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस 1 अपॉन में नीचे तीसरी सर्वसम का है, और इसका मान क्या होता था भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो दो सर्वसम का काम आएंगे यहाँ पर, अभी कौन सी काम आ गई तीसरी। अच्छा ये भी बताया था 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बता दो पहली सर्वसम का आ गई हमारी, अब बताओ क्या होती है भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है इसका मान, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताओ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो बताओ भाई जरा देखते हैं यहाँ से, हमें a की वैल्यू डायरेक्ट रख देनी है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो क्या है कि a का मान डायरेक्ट रख दो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ पर क्या कर दो, इनके सर्वसमकाओं का प्रयोग करके इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो देख लो दोनों तरीकों से ही उतना ही लेंथी पड़ेगा, बल्कि वैल्यू जब हम सर्वसमका का प्रयोग कर लेंगे तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे वो समझ लो भाई, यहाँ से देखो a की वैल्यू है कितनी 30 डिग्री, वो हम यूज कर लेंगे। पहले हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं भाई सवाल 19, जरा देखो यहाँ से
तो हमने क्या करा, ए की जगह 30 डिग्री लगाना है तो हमने लगा दिया। या उससे पहले एक काम करो, 1 + tan स्क्वायर ए, अभी सर्वसमीका बताई थी, कौन सी सर्वसमीका है हमारी, दूसरी। और 1 + tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है भाई, sec स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए। बटे में बताओ भाई, 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, बताओ 1 + cot स्क्वायर ए, तो ये होता है cosec स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए। अब देखो, वैसे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब है नहीं, हम डायरेक्ट अब क्या लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे यहीं पर, जिससे कि हमारा सवाल आसान भी हो जाए और आंसर भी उसका आ जाए। ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया भाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री बटे में कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो, अब कहोगे भाई सेक की वैल्यू याद करो, कोसेक की वैल्यू याद करो, तो नहीं याद करनी, हमें कॉस की वैल्यू तो याद है। कॉस 30 की वैल्यू बता दो भाई, क्या होती है, 1/2। और जब उसकी 1/2 है, इसका मतलब सेक की तो उसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ऊपर पहुंचेगी। तो भाई क्या पहुंचेगा बताओ ऊपर, 1/2 थी, सेक की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बताओ, अरे यार वैल्यू गलत लगा दी हमने। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सेक 30 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें cos 30 की वैल्यू याद है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। तो अगर उसकी √3/2 है तो सेक की क्या होगी, 2/√3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/√3, लेकिन उसका क्या चल रहा है भाई, स्क्वायर। पूरे के बटे बताओ, कोसेक 30। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल 2, ऊपर पहुंचेगा 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो, हम एक चीज जानते हैं भाई, सॉल्व हम करते पहले से आए मैथ को, है ना। तो थोड़ी इतनी तो सभी जानते होंगे क्या, कि भाई ये वाली चीज कहाँ आएगी, बिल्कुल नीचे आ जाएगी, है ना, इसके पास में। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। नीचे बताओ √3 का स्क्वायर 3। नीचे बताओ भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 1/3। देखना पड़ेगा भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, 2 sin 30 इंटू में cos 30 का मान क्या होगा। तो बताओ भाई 20वें प्रश्न के लिए, बिल्कुल आसान है। अब तो आपको भी आसान लग रहे होंगे भी सवाल, है ना, क्योंकि वैल्यू इतनी याद अगर होंगी तो अब तो आसान लगने की बात ही है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि लगने ही चाहिए। तो sin 30 का मान कितना होता है, सबको पता होता है भाई, कितना होता है sin 30 का, 1/2। अभी भी हमने बताया था ऊपर। cos 30 का मान ये भी अभी यूज करा था भाई, कितना था बताओ, √3/2। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 2 से क्या कट गए, 2 कट गए। तो बताओ आंसर कितना बचा हमारा, ये बच गया √3/2। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ कॉस ए बराबर दे रखा है 7/25, है ना। तो हमसे क्या कह रहे हैं, tan a + cot a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हमारे ट्रिपलेट्स काम आ जाएंगे, कैसे काम आएंगे वो देखते हैं जरा। सवाल नंबर कौन सा भाई, 21 है। बताओ क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos a बराबर 7/25। मेरे ख्याल से ये वाला सबको याद होगा, क्या था बताओ, 7 24 25, 7 24 25 याद रखना है हमें। कौन कौन से, 3 4 5, 7 24 25। ठीक है, अब जरा बताओ भाई 7 24 25, तो यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार और बटे में कर्ण। बोलो भाई, आधार ऊपर वाला हो गया, कर्ण ये वाला हो गया, तो सीधी सी बात है, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या ट्रिपलेट, बिल्कुल ट्रिपलेट लिख देना। लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 24। अब मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ ट्रिपलेट्स, है ना, क्योंकि तुम्हें पहले से ही लिखवा दिए, बार बार इसका टाइम हम अपना खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है tan a + cot a की। ठीक है, बताओ tan का फॉर्मूला। बोलो भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू बोलो भाई, लंब की वैल्यू 24 है। आधार की वैल्यू बोलो भाई, आधार की वैल्यू कितनी है, 7 है। प्लस कॉट ए, कॉट ए का मान, कॉट ए का क्या होता है भाई, आधार बटे लंब, बिल्कुल अपोजिट इसका। तो देखो आधार कितना है अपना, आधार बोलो भाई 7 है, और लंब कितना है, लंब है 24। बस अब क्या करना है भाई, अब तो हमें यहां से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा लूंगा भी, तो भाई बताओ क्या करेंगे, एलसीएम इसकी क्या करेंगे, तो आपस में गुणा करके लेंगे। 7 चौक कितने हो गए, 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16। अब देखो 168 हमें दिख रहा है, और 168 नीचे बताओ किसी भी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कौन से में, डी ऑप्शन में आ रहा है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और सब्र करके सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है हमारा ऊपर का गलत हो जाए, है ना, ये भी तो हो सकता था। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लिया, 7 से कटेगा ये 24 बार, 24 की गुणा ऊपर हो जाएगी, है ना। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 576। 24 का स्क्वायर ही तो होगा, तो ये 576 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो 24 से कटेगा ये 7 बार, और 7 का गुणा ऊपर हो जाएगी, 7 7 49, तो ये 49 होगा, और हम इनको जोड़ेंगे तो ऊपर कितने आ जाएंगे, 600
25 बचे बटे में 168। तो देख लो भाई, हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमें यहीं पर पता चल गया था ये 168 आ रहा है। तो 168 केवल एक ही ऑप्शन में था, अगर ये दो ऑप्शन में होते तो हमें चेक करने की आवश्यकता पड़ती। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान हमसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो देखो इन सभी की वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे और हम यहाँ पर आंसर इसका निकालेंगे। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, जरा देखो भाई, दो ये वाले दो लिखे हैं, इनको ऐसे लिख दो। tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान सबसे आसान, इसे तो जीवन में कभी भूलना ही नहीं है, सोते समय भी याद रखो, बड़बड़ाना मत, है ना, केवल याद रखना कि बड़बड़ाओ। ठीक है, तो देखो tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, और उसका स्क्वायर चल रहा है तो उसका क्या लगा देना है हम, स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 का मान बताओ, cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और उसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 का मतलब क्या है, अंडर रूट 3/2 है ना, और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पर सॉल्व करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें कैसी हैं, सेम है, और इनके चिन्ह लेकिन कैसे हैं, विपरीत हैं, यानी कि ये चीजें हमारी क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो इन्हें काट देते हैं। तो बताओ, एक का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, तो ये कितना बचा हमारा, 2 बच गया, है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, हमारा ऑप्शन है नंबर सी, है ना, सी, ठीक है। अगला प्रश्न, ए त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, tan a बराबर 1/√3 है, तो हमसे कह रहे हैं इनके मान हमें बताने हैं। अब देखो जरा मेरी बात सुने ना, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। मैं यहाँ पर एक सबसे अच्छा तरीका जो आपको बता रहा हूँ वो क्या है, कि अगर मान लो ये यहाँ पर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं था ना, 22 था। ठीक है, देखो इस सवाल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 23 जो लिखा हुआ है ना, 23वां प्रश्न, उसको क्या करता हूँ मैं, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, है ना, उस त्रिभुज से आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। कैसा, छोटा सा बनाऊंगा, लेकिन ये बात याद रखना, है ना, कि उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्या, तो जरा देखो, ये देखो, इसमें मैं यहाँ पर सी मान लेता हूँ इसको, ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया, ये क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी। ये जो हमें दे रखा है वो कितनी डिग्री देखा है, 90 डिग्री। अब देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ठीक है, जिसमें कि एक हमको पता है, एक कितना हो गया, ये 90 डिग्री। अब देखो, एक हमें चीज दे रखी, क्या, tan a बराबर दे रखा है कितना, 1/√3। तो बताओ भाई, tan a बराबर, ठीक है, बताओ, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, यानी कि एंगल ए का मान कितना हो गया, 30 डिग्री आ गया। एंगल ए का मान कितना निकाल लिया हमने, 30। देखो ये वाला कितना हो गया भाई, 30। अब बताओ, तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, एक 90 और एक 30, दो हो गए कोण, कितने हो गए, 120 डिग्री के। तो अब बताओ कितने बचेंगे, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, 60 डिग्री। यानी कि ये वाला जो बी एंगल है वो कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एंगल बी बराबर कितना है भाई, 60 डिग्री। अब सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो जरा यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ए, तो साइन ए का मतलब बताओ 30 डिग्री, इनटू में कॉस बी, बी का मतलब बताओ 60 डिग्री, है ना, हो गया ना आसान भाई, प्लस कॉस ए, ए का मतलब 30 डिग्री, इनटू में कॉस बी, बी का मतलब बताओ कितना है, कॉस बी का मतलब 60 डिग्री। गलती है यहाँ पर, साइन होगा यहाँ पर, कॉस है 30 डिग्री हो गई भाई, है ना। अब देखो साइन बी, अब देखो साइन और बी का मतलब कितना है, 60 डिग्री। अब देखो हम यहाँ पर वैल्यू लगा लेते हैं, तो वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है भाई, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, इंटू में साइन 60 का मान भी कितना होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, देखो 1/2 गुणा करेंगे, एक गुणा एक से, एक एकम एक, दो दूनी चार, तो 1/4 हो गए, प्लस 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से, तो कितने हो गए, 3 हो गए, और 3/4। अब देख लो, 3 नीचे एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाली यानी कि 4 4 लिखे, तो ऊपर वाले को जोड़ दो, 3 और 1 4, तो ये आ गया 4/4, 4 से 4 कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, है ना।
तो ये हमारा आंसर हो गया एक इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या है भाई, 24। यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। देखो एक बात याद रखना, हो सकता है ये जो प्रश्न है हमारे वो किस में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आए, अभी तो हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, है ना। तो 2 नंबर में भी हमको क्या करना है, इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया है, बस आप आपको इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नंबर 24 क्या दे रखा है हमको कि cos a बराबर अंडर रूट 3/2। तो देखो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ cos a बराबर अंडर रूट 3/2। तो जरा बताओ अंडर रूट 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। तो हमें जानकारी है कि अंडर रूट 3/2 cos में वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो यहां से हमें पता चलेगा अपना किसका मान, a का मान। a का मान कितना आ गया भाई, 30 डिग्री। a का मान 30 डिग्री आ गया, हमें बताना है sin 2a का मान। तो बताओ भाई sin 2a की जगह 30 डिग्री, तो ये हो गया sin 60, और sin 60 का मान कितना हो गया भाई, अंडर रूट 3/2। और इस तरह से भाई हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताओ डी ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। हमसे कह रहे हैं भाई a और b के मान ज्ञात क्रमशः क्या होंगे, वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वाले प्रश्न को 2 नंबर के प्रश्न में भी जोड़ा गया है ना। एक साइड में ये 2 नंबर के प्रश्न के रूप में भी आया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई इसको क्या पूरा करा दूं, है ना। तो पूरा ये करा देते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, फिर मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जरा देखो भाई नंबर 24 हो गया। अच्छा गिनती गड़बड़ हो गई है, चलो ये 25वां होगा, है ना। तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, और ये 26 और ये 27, ठीक है। अब देखो sin a प्लस बी बराबर कितना देखा है, अंडर रूट 3/2। नंबर 25 sin a प्लस बी बराबर कितना, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब sin a प्लस बी तो ये दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है। अब यहां से हम वैल्यू बता सकते हैं किसकी, अंडर रूट 3/2 बताओ किसका मान होता है भाई साइन का। तो हमें पता अंडर रूट 3/2 मान होता है किसका, साइन 60 का, है ना। तो ये लिख देंगे साइन 60। तो देखो साइन की जगह तो साइन है, 60 की जगह कितना हो गया बेटा, a प्लस बी की जगह कितना हो गया 60, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। चलो अब देखो बताओ अगली चीज क्या, जो दूसरी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, cos a माइनस बी। तो अगर मैं चाहूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, है ना, क्योंकि मैं जब उसको लॉन्ग मेथड में सॉल्व करूंगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा। यहाँ पर मैं फिर भी अभी शॉर्ट में कर दूंगा, जरा देखना आगे भी क्या होने वाला है। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर कितना भी, अंडर रूट 3/2। तो हमें मालूम है cos में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है बताओ। तो cos में मान होता है बेटा cos 30 का, ठीक है। तो अब देख लो cos 30 का, तो cos 30 का है, तो देखो cos की जगह cos है, a माइनस बी की जगह कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर को समीकरण नंबर हमारी कौन सी बनी गई, 2। अब देखो यहां से क्या, देखो हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प से ही इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, हमें ऑप्शन दे रखा है कि 45-15 का, 15-45 का, 45-30 का और 30-45 का। अब देखो एक बात समझना, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्रमशः बोल रखे हैं, यानी कि पहली वाली वैल्यू ए की होगी और दूसरी वाली वैल्यू बी की होगी, ठीक है। अब देखो ए में से बी घट रहा है, तो कितनी वैल्यू आ रही है 30, यानी कि ए कैसा होगा, बड़ा होगा, और बी कैसा होगा, छोटा। तभी तो ए में से बी को माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जब ए की वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी। तो मुझे यहाँ पर केवल एक चीज देखनी है कि कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो मैंने देखा भाई कि ऑप्शन नंबर पहले में है ए की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बी की वैल्यू बड़ी है, ए की छोटी है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें ए की वैल्यू बड़ी है, तो ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। और ये वाली वैल्यू हो गई, ये भी कितनी है भाई बताओ 30 और 45, ये भी ए की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, तो हमारे 45 और a प्लस बी मिलकर कितने बनने चाहिए 60। तो देखो यहाँ पर देखो 45 और 30 अगर जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई 75 हो जाएंगे, तो ये तो 60 नहीं हुए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और जब इस वाले क्वेश्चन को हम 2 नंबर में जब सॉल्व करेंगे तब इसको हम पूरा सॉल्व उसमें करा देंगे, है ना। तो अगला प्रश्न हमारा क्या देखा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो देखो मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे भाई, ट्रिपलेट क्या था भाई हमारा, ट्रिपलेट था 8, 15, 17, है ना। अगर 8 और 15 हमें क्या दे रखे हैं, लंब और आधार दे रखे हैं, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, उसका कर्ण हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 और 15 हमें दे रखा है, तो एक ऑप्शन हमें वही वाला चुनना है जिसमें 17 हो। तो हम देख रहे हैं 17 3 में, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखो जरा नंबर 26, देखो
हमें दे रखा है टेन थीटा बराबर 8/15, टेन थीटा बराबर 8/15। अब जरा बताना टेन थीटा बराबर, तो देखो 8/15 दे रखे हैं, टेन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है लंब और बटे में आधार। तो इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है, तो ट्रिपलेट की सहायता से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 8, 15 और 17, तो इसका मतलब कर्ण क्या हो गया भाई, 17 हो गया इसका। अब देखो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें बतानी है कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा। तो बताओ कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है भाई कर्ण और बटे में लंब। तो अब मुझे आसानी से भाई बता दो, अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कर्ण की वैल्यू बताओ 17 हो गई, लंब की वैल्यू बताओ 8 हो गई, तो 17/8 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, पहला। ठीक है, अब करते हैं भैया अपना अगला सवाल। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1, तो हमसे कह रहे हैं थीटा का मान निकालिए। अब देखो इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रख रखे हैं, जिससे कि हम इन क्वेश्चन को भी हल करना सीख सके, है ना। तो हमने 27 नंबर भी देखना है अपना क्या है, तो देखो क्या दे रखा है, 2 cos थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1। अब बताओ cos में एक मान देखना है क्या, अभी नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम यहाँ पर 2 को पहुंचा दे रहे हैं नीचे, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब बताओ भाई 1/2 कॉस में मान कितनी डिग्री का होता है, तो भाई कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos 60। बोलो भाई यही होगा। अब देखो cos की जगह cos से तुलना करेंगे, तो 3 थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री, 3 से कट गए 60 कितनी बार, 20 बार, तो थीटा का मान कितना आ गया भाई, 20 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भाई हमारा इसमें, हमारा ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है sin 2a बराबर 2 sin a, तो ये सत्य होगा कब, तो हमसे कह रहे हैं ये चीज कब सत्य होगी। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि हर बार क्या है कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी क्या होगा हमारे ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं, तो मैं इन चारों ऑप्शन को चेक करके देखूंगा, किसी एक में ये बराबर आ जाएंगे। अब हमारा खुशनसीब ये है, हमारा नसीब बढ़िया इस माने है क्योंकि यहाँ पर जो है 0 डिग्री सबसे पहले दे रखा है। अब देखो 0 डिग्री में रखता हूँ, तो अगर प्रश्न नंबर हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 28, 28 में अगर मैं यहां पर देखूं तो 0 डिग्री रख के देखूं भाई, तो साइन 2 गुणा में 0 और बराबर में 2 और साथ में साइन 0 डिग्री, है ना, ये डिग्री चलता है। तो जरा बताओ साइन 2 की गुणा 0 डिग्री से करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, और ये भी साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, 0 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ दोनों ही तरफ क्या आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/4, तो हमसे कह रहे हैं tan थीटा का मान बताओ, तो साइन थीटा दे रखा है हमें, सवाल नंबर 29। तो जरा बताओ बेटा साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर कितना है, 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब और ये क्या हो गया, कर्ण। अब बताओ क्या अब यहाँ पर हमारा ट्रिपलेट्स काम करेगा, करेगा भी बताओ, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब की बार कर्ण कितना दे रखा है, 4, जबकि हमारा ट्रिपलेट्स क्या कहता था भाई कि 3, 4, 5 होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 क्या होना चाहिए, लंब और आधार, और कर्ण क्या होना चाहिए, 5, वही हमारा ट्रिपलेट्स है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है। ट्रिक हमारी कभी कभी काम आ जाएगी, हमारा समय बचा जाएगी, लेकिन जब तक हमें बेसिक नहीं पता होंगे तब तक हम कभी कभी सवालों में अटकेंगे और सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से कैसे, लंब और कर्ण हमारे पास में है, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आधार की। तो देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुमको भाई पता होना चाहिए कैसे, आधार बराबर आधार की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जरा भाई समझो, याद करो क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या हुआ, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, लंब को पक्षांतर कर देंगे कर्ण की तरफ, तो क्या पहुंचेगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर। अब देखो आधार से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट देखो वैल्यू लगा रहा हूँ, क्या हमें चाहिए आधार की वैल्यू, तो आधार की वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर कितना है बोलो, 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, है ना, और 16 में से 9 गए कितने बचे, 7, तो ये आ गई आधार की वैल्यू आ गई √7। हमें किसका मान बताना है, tan थीटा का। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में आधार। ठीक है, और लंब का मान बताओ भाई tan के लिए, लंब क्या है हमारा, लंब अभी अभी यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था भाई, लंब 3,
और आधार की वैल्यू √7। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसके लिए? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या है हमारा? 30 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर, इसका हमें मान बताना है। अब देखो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या? एक तो यह है कि इसको साइन और कॉस में बदल लें, यानी कि ऊपर वाले को भी साइन कॉस में बदल लो और नीचे वाले को भी साइन कॉस में बदल लो। एक दूसरा तरीका और है, उस वाले तरीके से तो सब कर ही लेंगे, एक दूसरा तरीका और है जिससे मैं करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना? कौन सा तरीका है? वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान पड़ना चाहिए, है ना? कौन सा तरीका है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर को तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दे रहा हूँ। नीचे देखो 1 माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? 1 अपॉन में 10 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो कॉट स्क्वायर लिखा है इसको मैं बदल दे रहा हूं 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। ठीक, अब देख लो यहां पर क्या बचेगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा। तो ये ऊपर से जरा देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर लिखा है, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, माइनस क्या ले रहा हूं? कॉमन। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो जो चीज माइनस की है वो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो 10 स्क्वायर किसके हो जाएंगे भाई? प्लस के। और जो प्लस का हो गया, एक किसका हो जाएगा? माइनस का। नीचे बताओ क्या बचा है? नीचे यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा? 10 स्क्वायर ए। अब जरा देखो 10 स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और माइनस का ए। ठीक है, अब देख लो ये जो वैल्यू है 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर है, ये कट गया, पूरा ब्रैकेट कट गया। ये वाले जो 10 स्क्वायर हैं वो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। तो ये क्या बचेगा? माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? एक नंबर कौन सा? बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो ये सवाल हमें बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें कि थोड़ा सा आसान तरीके से करने के लिए नंबर 31 में जो सवाल है उसके लिए हमें जो दे रखा है पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो देखो साइन थीटा बराबर, अगर ये मैं साइड में ले जाऊं तो बताओ क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा इधर जाके। देखो कॉस थीटा को इधर ले जाऊं तो इधर माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। ये हो गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब देख लो साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से एक एंगल पर बराबर होते हैं? तो हमें पता है थीटा बराबर कितना रख दें, अगर 45 रख दें तो ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। या फिर कॉस थीटा से मैं दोनों तरफ भाग कर दूं, तो मैं ऐसा अभी नहीं करूंगा। अगर ये 2 नंबर में होता तो मैं ऐसा करता। अभी आपको समझाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमने एक ऑब्जेक्टिव करा भी था ऐसा, दोनों किस पर बराबर होते हैं बताओ? 45 डिग्री पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बस थीटा का मान आ गया। अब हम थीटा का मान जब जैसे ही आ गया तो हम इसमें थीटा का मान अपना रख देंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? साइन की घात कितना? 4 45 डिग्री प्लस कॉस की घात 4 45 डिग्री बराबर। बताओ साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो देखो ये हो गया 1/√2 की घात कितनी? 4 प्लस इसका भी मान कितना होता है? 1/√2, इसकी भी घात कितनी हुई? 4। अब बताओ एक की गुणा 4 बार करेंगे, 25,000 बार ना कर दो भाई तुम, एक ही रहेगा ना, एक ही बार रहेगा। √2 की गुणा 4 बार कर दो तो √2 की गुणा जब 2 बार करते हैं तो 2 मिलता है, और फिर √2 की गुणा 2 बार करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 दूनी 4। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 4 प्लस ये भी कितना आएगा? 1/4 बराबर नीचे 4 ऊपर 1 और 1 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई? sec a प्लस tan a बराबर दे रखा है 1 माइनस साइन a, है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 32 देख लो भाई, sec a प्लस tan a। तो देखो sec a को हम लिख सकते हैं क्या? कुछ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में cos a। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन में cos a। ठीक है, प्लस tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a और अपॉन में cos a। ठीक, चलो इधर बताओ 1 माइनस साइन a। अब जरा देखना नीचे वाली जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कैसी है? सेम है। तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा? कॉस है। तो मैं यहाँ पर कॉस लिख दे रहा हूँ। तो बताओ क्या आएगा? 1 प्लस में साइन है, नीचे कॉस है, और इनटू में 1 माइनस साइन है। अब जरा बताओ हमारा फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, साइन स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर a बटे में कॉस ए। बताओ भाई साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो मैं साइड में छोटा सा लिख दे रहा हूँ भाई, जिससे ये हमारा आंसर वहीं पर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? कॉस ए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो टेन अल्फा और साइन अल्फा दोनों
किस पर बराबर होंगे बताओ? tan अल्फा की वैल्यू और sin अल्फा की वैल्यू किस पर बराबर होती है? तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो किस पर बराबर होंगे दोनों? 0 डिग्री पर। तो ये हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। नंबर अगला, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना दे रखा है? 5। ध्यान रखना, हमें जो दे रखा है उसको, हमें क्या दे रखा है? नंबर 34 सवाल में tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर क्या दे रखा है? 5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका एक अपनाने वाला हूं। क्या? जरा देखो, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर कितना दे रखा है? 5। हम यहाँ पर क्या कर देंगे? दोनों ओर वर्ग कर देंगे, है ना? यही तरीका ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, ये तरीका ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमने क्या करा? दोनों ओर क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो देखो, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा? तो हम देख रहे हैं भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर हमें मिलेगा tan अल्फा। यहाँ पर लिख देना भाई, है ना? मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, दोनों में वर्ग कर रहे हैं। अब दोनों का होल स्क्वायर खोल दो भाई, इधर तो होल स्क्वायर ही खुलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा, और बराबर में 5 का स्क्वायर 25, है ना? ये हमने क्या करा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है ना? याद ही होगा फॉर्मूला सभी को मेरे ख्याल से, कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखूंगा, वो जरा देखिए ना भाई। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? जरा देखो, जो ये वाली चीज लिखी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो 2 tan अल्फा लिखे हैं, ऐसे लिखे रहने दो, इंटू में जो cot अल्फा लिखे हैं, कि cot अल्फा को मैं 1 अपॉन में 10 कर सकता हूँ भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? tan अल्फा से क्या कट जाएगा? tan अल्फा तो बचेगा क्या? केवल 2, है ना? तो यही चीज मैं तुम्हें बताने वाला था कि tan स्क्वायर अल्फा इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ेंगे, क्योंकि इसी की हमें वैल्यू निकालनी है ना? प्लस में क्या बचे? 2 बराबर में 25। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या है बताओ? कि यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा दे रखा है ना? तो हमसे कह रहे हैं कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा भाई, यहाँ पर कितना, कि सवाल नंबर 35 है। देखो, हमें क्या दे रखा है? कि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा। तो देखो जरा, कि अगर मैं sin थीटा को यहाँ अपॉन में पहुंचा दूं, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, cos थीटा को यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ठीक से लिख देता हूँ। क्या मैंने यहाँ पे लिख लिया? कि P sin थीटा पूरा लिख लेता हूँ बराबर में क्या? Q cos थीटा। अब देखो यहां से ध्यान से, क्या cos थीटा तो यहां पर आ गए बटे में, और P इधर पहुंच गया बटे में। ठीक, तो बताओ क्या बचेगा? यहां से बचेगा sin थीटा बटे में cos थीटा, क्योंकि cos थीटा यहां पर आ गए बटे में, ये वाले। यहां पर क्या है? Q है, बटे में क्या है बताओ? P है। बस, अब देख लो, sin थीटा बटे में cos थीटा क्या हो गया? tan थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर में Q और बटे में P। अब बताओ ये क्या है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये क्या है हमारा? ये है लंब बटे में क्या है? आधार। अब हमें क्या निकालना है? हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है। हम क्या बताती है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर, यानी हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होती है बताओ? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसमें? रूट में। अब देखो, लंब का मतलब क्यू का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ पी का स्क्वायर और प्लस में क्यू का स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट। तो ये हमारी कर्ण की वैल्यू आ गई। हमें किसका मान निकालना था? कोसेक थीटा का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई, क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण और बटे में लंब। ठीक है, चलो बताओ कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बटे में लंब की वैल्यू बताओ भाई। लंब क्या है? लंब बटे आधार, तो क्या होगा? क्यू। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1, है ना? ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्या है? 2 tan 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। क्या करने वाले? सीधी सी बात है, हम वैल्यू लगा देंगे, है ना? नंबर 36। तो डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हैं। tan 45 का मान कितना होता है भाई? 1, है ना? ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, है ना? ज्यादा छोटे को नहीं, तुम्हारे बराबर छोटे को। 2 tan 45 tan 45 का मान 1 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, यानी 1 का स्क्वायर। बताओ, 2 बटे में 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कट गए, आंसर कितना आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 37, क्या दे रखा है बताओ? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और साथ में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जरा बताओ भाई 37 नंबर। तो जो चीज हमको दे रखी है हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए। क्या? हमने जो सर्वसमकाएं पढ़ी थी उनको हमें नहीं भूलना है। तो हमने एक सर्वसमका पढ़ी थी, जो मैं धीरे से यहाँ पर लिख दूंगा। धीरे से क्यों? जोर से लिख दे रहे हैं। 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताना यहां से कुछ समझ में आया क्या? अरे आया क्या? आ गया ना? तो बताओ कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही तो बन गया। लेकिन वैल्यू उसकी कितनी मिली? 1 मिल गई है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी वैल्यू लगा दूंगा 1 माइनस, अब देखो इनटू में, सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा की। तो गुणा में कितने आ गए? साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा से कर दो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई? बोलो, ऑप्शन नंबर डी। बोल दे तुम कुछ हो नहीं। चलो कोई बात नहीं। टेन ए बराबर, अगला क्वेश्चन, टेन ए बराबर कितना है? 1 है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। नंबर 38, टेन ए बराबर 1। ठीक है, एक में बताओ किसका मान होता है टेन में? एक मान तो टेन 45 का, और यहां से हमें मिल गया ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। शायद ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया है, पहले एक बार देख लेना है ना, गलती से अगर दोबारा नोट हो गया हो तो यहाँ पर देखो 2 साइन 45 इंटू में कॉस 45 बराबर, जरा देखो दो ऐसे लिख लेने दो, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा में कॉस 45 का मान 1/√2। √2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो वो 2 ऊपर लिखा हुआ है तो वो कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा इसका? सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न 39 नंबर, जो अभी अभी हमने यहां पर सॉल्व किया था, शायद उसी की तरह ही किसी के, हाँ 32वें प्रश्न की तरह, है ना। ठीक है, बस इसमें क्या है बीच में माइनस है, तो देखो सेम उसी की तरह करना है। अब मेरे ख्याल से ये वाला कर लोगे जैसे हमने ये वाला करा था। हमने क्या करा था, इनको 1 अपॉन कॉस में चेंज किया था, यहाँ साइन अपॉन कॉस में। सेम काम करेंगे 1 अपॉन साइन में और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन में, है ना। और फिर एलसीएम लेकर ये वाला हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर? साइन ए। तो अब तुम चाहो तो उसको याद भी रख सकते हो, जब 1 माइनस साइन ए हो तो आंसर कॉस ए होगा, जब 1 प्लस कॉस ए हो तो आंसर क्या होगा? साइन ए, है ना। ठीक है, चलो वरना सॉल्व कर लेना भाई, बिल्कुल सेम इसी की तरह, है ना। अब बार बार सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। नंबर 40, अगला देखो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें दे रखा है। अब देखो जरा, मैं यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे के बटे में क्या चलना है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक स्क्वायर थीटा को भी कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, हमको ये बात पता होगी और नहीं पता है तो आप समझ लो, क्या कि ऊपर वाली भिन्न को हम ऐसे लिख देते हैं और नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में 1। देखो कॉस स्क्वायर थीटा की 1 से गुणा होगी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की गुणा 1 से होगी साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट, तो आएगा कॉट स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 41 नंबर, क्या दे रखा है अभी बताओ? देख लो भाई, 41 बहुविकल्पी हो गए। इतने बहुविकल्पी तुम्हें कहीं पर इकट्ठे नहीं मिलेंगे, है ना। और याद रखना बहुविकल्पी प्रश्न कितने आने वाले हैं? 3 से 4 बहुविकल्पी हमारे किसके रहेंगे? त्रिकोणमिति के रहेंगे, जिसमें एक सवाल हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का भी रहेगा, है ना। तो वो भी हम कराएंगे आगे, पहले इनको त्रिकोणमिति वाले को सॉल्व करते हैं। तो जरा देखो, अपना अगला सवाल क्या है बताओ? 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखे हैं, तो 3 को कहां ले जाते हैं हम? नीचे। तो बताओ कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, अब यहां से समझो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताओ? लंब बटे आधार, टेन का होता है तो इसका क्या है? आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। बहुत बढ़िया। अब ये तो हमारे काम की चीज आ गई, क्यों? हमने इंटरप्लेट्स पढ़े हैं, कौन से? 3 4 5। अगर 3 और 4 लंब और आधार है तो 5 क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहां से अपने आप ही हमने कर्ण की वैल्यू, लेकिन कर्ण की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, जब कॉट दे रखा है और यहाँ टेन दे रखा है तो कुछ जरूरत ही नहीं किसी चीज की, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लगाते हैं भाई, केवल हम टेन की वैल्यू निकल लेते हैं। अगर कॉट की वैल्यू ये दे रखी है तो टेन की इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि 3/4। सही है, रख दो भाई मान, बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर की जगह 3 और बटे में 4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, नीचे देखो 1 और प्लस में 3/4 का स्क्वायर बराबर में। अब जरा बताओ 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, बटे में बताओ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 16।
16 ऊपर पहुंचेंगे तो ये भाई देखो 16 एलसीएम आने वाले हैं ना, तो एलसीएम ले लेते हैं हम 16, यहाँ एक कर दो तो देखो 16 एकम 16 माइनस 9 पूरे के बटे बताओ भाई 16, फिर से एलसीएम आ जाएगा 16, 16 एकम 16 और 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए कितने बचे 7 बच गए, और नीचे 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया ठीक हो गया है ना। तो ये भी बहुविकल्पी प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। कुछ आखिरी प्रश्न हमारे बचे हैं है ना, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो 42वां प्रश्न है हमारा कि यदि tan 2a बराबर 1 है तो जहां 2a न्यून कोण है तो हमें a का मान बताना है। तो देखो हमें करना क्या है, हमें tan 2a दे रखा है ना, तो tan 2a बराबर कितना दे रखा है 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा 42 यानी कि 42। देखो भाई tan 2a बराबर 1, tan 2a बराबर कितना 1, तो बताओ tan में जो एक मान होता है वो किसका होता है, तो tan में जो एक मान होता है वो किसका होता है भाई 45 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan 2a बराबर tan 45 डिग्री। जब तुलना करेंगे हम तो tan की जगह tan है और 2a की जगह कितने 45 डिग्री, तो ये हो जाएंगे 2a बराबर 45 डिग्री है ना। बटे में जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे में आ जाएंगे 45/2। अब 45/2 आंसर है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला। अगर इसको हम 22 सही 1/2 को सॉल्व करें तो बताओ 22 दूनी 44, 44 और एक कितने होंगे भाई 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा नंबर 43। अगला प्रश्न दे रखा है हमें कि tan थीटा बराबर a/b है, तो हमसे कह रहे हैं b sin थीटा इंटू a को माइनस a cos थीटा, इन सबकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, जब हमें tan थीटा बराबर a/b दे रखा है तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जरा पहले इसको लिख लेते हैं है ना। हमें क्या देखा tan थीटा बराबर a/b। जरा बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। हमें किसकी वैल्यू बतानी है बताओ, कर्ण की, तो सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कर्ण का मान होगा हमारा कितना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का मान। अब हमें जो ये वैल्यू निकालनी है वो हम यहाँ पर अब रख देते हैं, इनका सीधा सीधा मान रखेंगे हम कैसे, जैसे b sin थीटा दे रहा है तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे b की जगह तो b लिखा रहने देना है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब की वैल्यू बताओ ऊपर से देख के a, कर्ण की वैल्यू बताओ क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसमें रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर अंडर रूट में है ना। चलो इसको हटा देते भैया ना, तो ये बटे बन गया माइनस a cos थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू कितनी है बताओ b, तो गुणा में b और बटे में कर्ण की वैल्यू बताओ a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे नीचे सेम चीज लिखी हुई है बस चिन्ह बदले हुए हैं, तो हम यहाँ पर सेम चीज लिख देते हैं क्या b और गुणा में a और बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, बीच का चिन्ह बदल दो प्लस कर दो बस है ना, ऊपर a गुणा में b और बटे में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर है ना। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है और इस पर रूप लगा, ये हमारा सॉल्व करके यहाँ पर इतना आ गया। जब सॉल्व करके इतना आ गया तो हमने ध्यान से देखा क्या कि ऊपर देखो ए बी बनना है, यहाँ भी क्या बनना है ए बी बनना है, नीचे सेम चीज है ए बी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी बटे में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, सेम चीज है चिन्ह अलग अलग है, इस प्लस का और एक माइनस का, यानी इसका मतलब क्या होगा ये एक दूसरे से कटेंगे तो क्या बचेगा जीरो बचेगा है ना, घट जाएंगे तो क्या बचेगा जीरो। और अगर किसी भी संख्या के ऊपर क्या लिखा हो जीरो, नीचे अब कुछ भी लिखा हो तो आंसर क्या आना है इसका जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई बताओ, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद में भाई हम अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 44 और 45 हैं ये जो है एक ऐसे टॉपिक पर आधारित हैं प्रश्न हमारे, जो हमारा टॉपिक हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें नहीं है। 8.3 एक्सरसाइज, अगर आप पुरानी वाली बुक उठाकर देखोगे तो उसमें 8.3 एक एक्सरसाइज है जिसमें कि बीच में हमारे कुछ सवाल हैं, जो कि कौन से वाले सवाल है भाई चतुर्थांश से संबंधित है ना, लेकिन हम आपको चतुर्थांश ना समझाकर, क्योंकि हमें केवल इन 2-3 प्रकार के इन क्वेश्चन को हल करना है, तो इसके लिए हम आपको क्या करते हैं कुछ चीजें समझाते हैं, उसको समझ लो केवल। ठीक है, क्या कि यहां पर कुछ चीजें हम ये समझेंगे, नंबर पहले है ना, वैसे तो ये चतुर्थांश होते हैं लेकिन हम ये चीज अब 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इतने डिटेल में उसमें ना जाकर, चतुर्थांश की डिटेल में ना जाकर, मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ आपको कि हमें इन प्रश्नों को कैसे हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ वो समझ हो रहा है ना, वरना मैं आपको ऐसी चीज बता दूंगा, इसको भी समझ लेना, वरना मैं आपको ऐसी चीज बता दूंगा जिसमें आपको यहाँ पर
जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव आप डायरेक्ट ही कर पाएंगे। ठीक है, जरा बात समझो क्या बताने वाला हूँ कि अगर मान लो साइन लिखा हो और 90 लिखा हो माइनस थीटा लिखा हो, तो ये जो हल होकर हमारा आता है वो आता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हल होकर क्या आ जाता है भाई, कॉस थीटा। नंबर दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखा हो तो वो हल होकर क्या आ जाता है भाई, साइन थीटा। समझ में आ गई? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और नंबर तीसरा, टेन 90 माइनस थीटा ये बनता है भाई कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा ये बनता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये बनता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या बनता है भाई, सेक थीटा। ठीक है, तो ये चीजें हमको याद रखनी है। यानी कि हम कॉस थीटा को अगर साइन में चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कैसे कि मैं यहाँ पर क्या लिख दूं कि कॉस थीटा अगर कहीं पे लिखा है तो मैं उसको साइन में चेंज करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। तो इसी इन सभी पैटर्न का प्रयोग करके ही इन सवालों को हल किया जाता है। हालांकि ये चतुर्थांश से संबंधित होते हैं। चतुर्थांश हमारा क्या होता है भाई, ये होता है ना। इसमें ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये कौन सा होता है भाई, दूसरा, ये कौन सा होता है, तीसरा, और ये कौन सा होता है, चौथा, है ना। और पहले वाले चतुर्थांश में क्योंकि हम 0 से 90 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 से बड़े कोण आते हैं और 90 डिग्री से छोटे कोण आते हैं, इसीलिए 90 माइनस थीटा हमेशा हमारा इसमें आता है। और 90 पर साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। चतुर्थांश मैंने बता दिया, बताने को नहीं था, क्योंकि अभी आपसे इसकी उम्मीद नहीं की जाएगी समझने की, क्योंकि अब ये आपके 11वीं क्लास में के लिए हो गया है ना। हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, अब उन पर आ जाते हैं। साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 63 डिग्री, है ना, ये हमको दे रखा है। कौन सा भी, 44। देखो साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री बटे में कॉस 63 डिग्री। अब देखो ये लगेगा कब, तो ये तब लगेगा जब ऊपर नीचे साइन और कॉस दे रखे हों, टेन और कॉट दे रखे हों, सेक और कोसेक दे रखे हों। एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, है ना, ये वाली चीज, साइन और कॉस, कॉस और साइन, टेन और कॉट, कॉट और टेन, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक। ये जब ऊपर नीचे दे रखे होंगे और साथ में जो कोण दे रखा है उन दोनों का योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखो भाई 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 1 और 2 3 और 6 9, कितने हो गए, 90 डिग्री। इन दोनों का योगफल कितना है, 90 डिग्री। तो हम करेंगे क्या, किसी एक को चेंज कर लेंगे। मैंने क्या करा, ऊपर वाले को चेंज कर लिया। मैंने कैसे चेंज करा, मुझे पता था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, कॉस माइनस 90 थीटा के। तो मैंने यहाँ पर साइन की जगह क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया और 90 लिखा। यहां पर थीटा था तो 90 माइनस थीटा था, यहां पर थीटा की 27 डिग्री है तो 90 माइनस 27 डिग्री लिख दूंगा। और नीचे क्या जाएगा भाई, cos 63 जो लिखा हुआ है वही लिख दूंगा, बराबर 90 में से 27 घटाओ, 10 में 7 गए, कितने बचे, 3 बचे। 9 नहीं बचे, 8 बचे, 8 में 2 गए, कितने बचे, 6। और 7 में लिखा है cos। यही देखो सेम चीज हमारी क्या लिखी है नीचे, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब आपके दिमाग में आ रही होगी क्या, हर बार हम हर प्रश्न में अगर प्रश्न कोई आएगा तो उसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। तो मैं बस 2 बातें याद रखनी है, क्या, एक तो ये कि साइन और कॉस लिखा हो, टेन और कॉट लिखा हो, सेक और कोसेक लिखे हो, और हमेशा प्रश्न आते ही इनके ही हैं ये वाले, है ना। ठीक है, दूसरी चीज क्या देखनी है कि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, और अंकों का योगफल, कोणों का योगफल कितना है, 90 डिग्री है, तो उसका मान हमेशा हमेशा हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे डायरेक्ट। आ गई बात समझ में? तो हमें इतनी सभी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 बातें याद रखनी है कि साइन और कॉस दे रखे हो, टेन और कॉट दे रखे हो, सेक और कोसेक दे रखे हो, और जो एंगल दे रखा है उनका दोनों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो उनका मान अगर बटे में दे रखे तो उनका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न नंबर 45, है ना। ये दे रखा है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री। तो यहाँ लिख देना भाई टेन 1 डिग्री इंटू में, है ना, सभी गुणा में चल रहे हैं भाई, याद रखना। तो इंटू लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, टेन 88 डिग्री इंटू में टेन 89 डिग्री, 89 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो इसको भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर से वही बात कि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्ट अपनी एक ट्रिक लगानी है जिससे कि हम उसको समझ जाएं और तुरंत उसका आंसर लगा दें। सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लो।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई शुरुआत के इन कोणों को हम ऐसे लिखा रहने दें, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। इस प्रश्न को हम समझ तो गए होंगे क्या कि tan 1 डिग्री से शुरू होकर गुणा होते हुए जा रहा है कहां तक, 89 डिग्री यानी कि 89 डिग्री तक। ठीक है, अब बीच में कहीं tan 45 भी आएगा भाई, तो मैंने यहाँ पर tan 45 डिग्री भी लिख दिया। गुणा भी चल रही है, फिर साथ में बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर tan 87 आ जाएंगे, फिर क्या आएंगे बताओ, tan 88 आ जाएंगे, और फिर क्या आएंगे भाई बोलो, tan 89 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, tan 45 का मान कितना होता है, 1। गुणा में चल रहा है भाई, जरा बताओ tan 87, मैं tan 87 को tan को किस में बदल सकता हूँ, cot में बदल सकता हूँ, और cot को किस में बदल सकता हूँ, tan में। तो देखो मैंने यहाँ पर tan लिखा था, मैंने इसको क्या बदल दिया, cot में बदल दिया। तो बताओ tan को जब मैं cot में बदलूंगा तो tan की वैल्यू cot में कैसे बदलते हैं, तो उसको मैं लिख सकता हूँ cot कितना, 90 माइनस 87। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा, cot 90 माइनस 88, और यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा भाई, cot 90 माइनस 89 यानी कि 89। अब देखना भाई सभी चीजों की आपस में गुणा हो रही है, एक तक के मैंने ऐसी 45 डिग्री तक के ऐसी रखे, उसके बाद के मैंने सभी tan को किस में बदल दिया, cot में बदल दिया, है ना। सभी को बदलेंगे, मैं बता रहा हूँ सॉल्व होकर कैसे आता है। सबकी आपस में गुणा हो रही है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एक तो एक हो गया। अब देखो यहाँ पर होता क्या, tan 46 होता, और tan 46 को मैं भी चेंज करता भाई किसमें, 90 माइनस 46 में, तो क्या बचता, 44 डिग्री बचता है ना, तो वो यहाँ पर आ जाता आगे चलकर। तो ये हटा देना भाई पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा tan 3 डिग्री, ये हो जाएगा, सॉरी tan नहीं, cot, इसको हटा देता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा cot 3 डिग्री, ये हो जाएगा cot 2 डिग्री, और ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब देखो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव करवाया था, अगर tan की और cot की सेम एंगल की गुणा हो रही हो तो उसका मान क्या होता है, एक। सेम एंगल की गुणा होगी तो एक, सेम एंगल की गुणा होगी तो एक, यानी सभी चीजें गुणा होकर के आ जाएंगी, एक आ जाएंगी, इसीलिए इसका पूरे का मान क्या होगा, एक होगा। लेकिन अब हमें जब भी करना है, हमें इतना इसको सॉल्व नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि tan का पहला एंगल 1 डिग्री है, लास्ट एंगल 89 डिग्री है, tan में ही है, सबकी गुणा हो रही है। तो देखो अगर 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ेंगे तो एंगल कितना हो रहा है बताओ, 90 डिग्री। 88 को और 2 को जोड़ रहे हैं तो भी कितना हो रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर 87 और 3 को जोड़ते हैं तब भी कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर पहले लास्ट, दूसरे और सेकंड लास्ट, इन सभी कोणों का आपस में हम योग करने पर एक 90 डिग्री पा रहे हैं, और सभी जगह tan लिखा हुआ है, तो इसका मान हमेशा हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, है ना। तो इन दो प्रश्नों के लिए अलग से ये दो बातें हमें याद रखनी थी। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में हमारी ये वीडियो आज समाप्त होती है। तो हमने इस वीडियो में, इस पार्ट में हमने त्रिकोणमिति के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमारे बार बार पेपर में आते रहते हैं, उनको सॉल्व कर लिया है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इनको सॉल्व करवाया, बेसिक भी बताया, और ट्रिक से कैसे इसको थोड़ी और कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।